एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं बहुत खुशनसीब था। मेरी पत्नी मुझे लाखों में एक मिली थी और उससे मैं बहुत प्यार करता था। मेरी पत्नी आज भी वॉशरूम में बैठकर कपड़े धो रही थी। आज कपड़े ज़्यादा थे तो मैंने भी उसके पास आकर बैठ गया। मैंने सोचा थोड़ी गप्पे शप्पे भी हो जाएगी और उसकी मदद भी हो जाएगी, मगर वो मुझे देखकर घबरा गई। निधि, आज मैं तुम्हारे साथ मिलकर कपड़े धुलवाऊंगा। मैं बड़े लाड से कहकर उसके पास पड़ी सर्फ के डिब्बे को उठा लिया। मैं उसमें से खोलकर डिटर्जेंट पाउडर निकालने ही लगा था कि अचानक बड़ी गुस्से से उसने मेरे हाथ से वह डब्बा छीन लिया। उसकी इस हरकत पर मैं हैरान सा रह गया था। नहीं नहीं राकेश, पति काम नहीं करते अच्छे नहीं लगते हैं, वह कहकर वह खड़ी हो गई। मेरा हाथ पकड़कर मुझे ज़बरदस्ती कमरे के अंदर ले जाने लगी। उस डब्बे में उसकी पर्सनल कोई चीज़ पड़ी हुई थी। तभी तो वो बौखला सी गई थी। मैं सर झटका कमरे में दाखिल हो गया। मेरी पत्नी थी ही इतनी सीधी सादी। शादी के 5 साल बीत जाने के बाद भी वो मुझे शर्माती थी, खुलकर बात भी नहीं कर पाती थी। निधि एक बंद किताब की तरह थी। मैं उसे ढेरों बातें करता, वह सिर्फ ना में और हाँ में जवाब देती रहती। ज़्यादा बहस भी नहीं करती थी। अगर मैं यूँ कहूँ कि मेरी निधि बिल्कुल परफेक्ट थी, ये भी बिल्कुल गलत नहीं होगा। निधि को मैं दीवानों की तरह चाहता हूँ। मुझे उससे बहुत मोहब्बत हो गई थी। जिस दिन मैंने उसे बालाजी मंदिर के बाहर बैठे देखा था, वह भी मंदिर में पूजा करने आई थी। मैं भी वहाँ पूजा करने गया था। मुझे वह रोती हुई नजर आई थी। पापा, आप मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए? मैं तो इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। क्या आपको मालूम था कि इंसान तो जैसे भेड़िए की तरह मेरी खाल नोचने को बेकरार बैठे हैं? बस आपके मौत का ही इंतज़ार था। आज मकान मालिक आया था पापा, उसने मुझसे किराए के बजाय मेरी इज्जत मांगी थी। मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग कर निकली हूँ। अब मैं अपनी बची खुची ज़िंदगी आपके चरणों के पास बैठकर बिता दूंगी। इधर मेरी इज्जत सुरक्षित रहेगी ना? उस लड़की की बातें और आवाज़ में इतना दर्द था कि मेरा दिल पसीज गया था। मुझे उस बेसहारा लड़की पर बहुत तरस आ गया था। मैं चलते चलते उसके पास पहुंच गया। मेरे कदमों की चाप सुनकर घबरा गई थी। उसने जल्दी से मेरे तरफ देखा। उसकी आंखों में डर ही डर था। सुनो लड़की, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मेरी बात सुनकर उसने दुपट्टे के नीचे से चाकू निकाल लिया और अपने गले पर रखकर बोली, खबरदार, एक आदमी भी आगे मत बढ़ना, नहीं तो मैं अपनी गर्दन काट कर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगी, मगर मैं अपनी इज्जत पर आँच भी नहीं आने दूंगी। उसके आवाज़ में इस तरह बेबसी थी, मेरे दिल से बेधड़क भगवान से प्रार्थना निकल गई थी, ऐसा दिन किसी भी बेटी पर ना लाए भगवान। ए लड़की, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने का सोच भी नहीं सकता। मेरी खुद की बहन तुम्हारी उम्र की है। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचा दूंगा। बहन का नाम सुनकर वह बालाजी के चरणों में सर रखकर पीछे पीछे चल पड़ी। मैं उसे अपने साथ अपने घर ले आया था। मैंने अपनी बहन सुमन से सारा किस्सा बताया तो वह भी उस लड़की के लिए परेशान हो गई थी। मम्मी ने उस लड़की को अपने घर में जगह देने की हामी भर ली थी। मेरे दिल से ढेरों बोझ उतर गया था। उस दिन के किस्से के बाद मेरा दिल बदल ही गया था। मुझे रह रहकर उस लड़की का ख्याल आ जाता था। कितनी इज्जतदार लड़की थी ना। वह अपनी इज्जत के खातिर उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। अब इस किस्से को 3 महीने बीत गए थे। मैं आंगन में बैठा चाय पी रहा था जब अचानक मुझे किसी ने मेरे नाम से आवाज़ दिया, एक्सक्यूज़ मी। मैंने सर उठाकर देखा तो वह लड़की थी। उसे देखकर मेरी मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। मेरा नाम निधि है। मैं अपने उस दिन के व्यवहार के लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। एक्चुअली मैं उस दिन बहुत घबराई हुई थी। मेरा एक ही सहारा मेरे पापा थे। उनके देहांत के बाद तो सब ने आंखें ही फेर ली थी। मुझे जिसने भी देखा गंदी नज़रों से ही देखा। उस वीराने में आपको देखकर मैं बिल्कुल डर गई थी। शायद आप भी। उसकी बात सुनकर मेरा दिल ही टूट गया था। मैं झट से बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इस घर में कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं नहीं राकेश, मुझे बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मुझे तो ये घर अपना ही लगने लगा है। यहाँ मुझे माँ मिल गई है, इज्जत मिली। मुझ जैसी बेसहारा लड़की को और क्या चाहिए होगा। उसने बड़ी गम में ये शब्द कहा था। अब तो अक्सर मेरी मुलाकात निधि से होती ही रहती थी। हम दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर बदल लिया था। यूँ हमारी दोस्ती हो गई थी। लेकिन मैं इस रिश्ते को दोस्ती से भी आगे बढ़ाना चाहता था। इस बारे में मैंने मम्मी से बात की थी। मैंने उन्हें कहा था कि मैं निधि से शादी करना चाहता हूँ। तो वो बोली, राकेश, निधि को बेसहारा लड़की समझकर हमदर्दी करना तो ठीक था, मगर मैं उसके साथ रिश्तेदारियाँ नहीं बढ़ाना चाहती। मुझे नहीं मालूम वह कौन है और कहाँ से आई है, उसका परिवार कैसा है, मैं कैसे रिश्ता कर सकती हूँ। ये बात सुनकर मेरा तो दिल ही थम सा गया था।
मैंने अपनी मम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की थी, वह बुरा मान गई। अपनी मोहब्बत के वास्ते दिए तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, मगर मैं भी कहाँ पीछे हटने वाला था। मैंने मम्मी के सामने ये साबित कर दिया था कि निधि से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। आखिरकार माँ राजी हो गई थी। उनके हामी भरने के पीछे मेरी जिद भी छुपी हुई थी। मेरी और निधि की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। हम बहुत ही खुश और अच्छी ज़िंदगी बिता रहे थे। फिर मेरी पोस्टिंग दिल्ली से देहरादून हो गई थी, तो मैं और निधि वहाँ शिफ्ट हो गए थे। निधि पहले बड़ी हंसमुख लड़की थी, मगर जो जो टाइम बीतता जा रहा था, यहाँ देहरादून में चुप्पी की आदत सी हो गई थी उसे। वह धीरे धीरे कम बोलती गई। अब वह सारा सारा दिन घर के काम करती। मैं काम वाली रखने की बात करता तो वह नाराज़ हो जाती। मेरे सारे काम वह खुद ब खुद अपने हाथों से करना पसंद करती थी। शनिवार के शाम को मैं ऑफिस से जल्दी निकल आया था। कढ़ाई पनीर और नान लेकर घर पहुंचा। निधि मुझे कहीं नज़र नहीं आई थी। मैं परेशान हो गया था। मैं इधर उधर उसको ढूंढा, आवाज़ लगाई, मगर वह न जाने कहाँ छुपी बैठी थी। आखिरकार मैं बाथरूम में देखने के लिए गया तो निधि कपड़ों का ढेर लगाए धो रही थी। पास ही वही सर्फ का डिब्बा पड़ा हुआ था। मैं उसको यूं कपड़े धोने में मगन देखकर थोड़ा सा शरारती हो गया था। मैं बोला, ये कोई बात हुई कि पत्नी हर टाइम कपड़े धोती मिले। मैं उसके पास गया, उसकी आंखों के सामने हाथ लहराकर अपनी तरफ किया, तब कहीं जाकर वह मेरी तरफ ध्यान दी थी। मुझे सामने पाकर वह खुश नहीं हुई थी। उसके चेहरे पर परेशानी आ गई थी। उसने झट से उस सर्फ के डिब्बे को उठाकर सीने से लगा लिए। मुझे निधि की ये हरकत बड़ी शक में डाल देती थी। मैंने दिल ही दिल में ये तय कर लिया था, मैं उससे पूछ कर ही रहूँगा वह ऐसा क्यों करती है। निधि ने हाथ धोए और मेरे साथ आकर आंगन में बैठ गई। हम इधर उधर की बातें करते रहे थे। मैंने उससे बताया था कि मैं कढ़ाई पनीर लाया हूँ। वो बहुत खुश हो गई थी। जिंदगी की गाड़ी रोज के हिसाब से चलती जा रही थी। मैं निधि के साथ बहुत खुश था, मगर कुछ चीज़ें मेरी उलझन का शिकार होती जा रही थी। मुझे हर टाइम काम करती पत्नी नहीं चाहिए थी। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी मेरे लिए सजे संवरे। इसलिए मैं निधि के लाख मना करने के बावजूद भी एक काम वाली का इंतजाम कर दिया था। वह काम वाली कोई 40-45 साल की औरत थी। देखने में काफ़ी धार्मिक सी लगी थी। जब मैं उसे अपने साथ लेकर आया तो निधि परेशान सी हो गई थी। मैंने उसको बताया, अब ये काम वाली आंटी जो 20 घंटे हमारे साथ रहेगी। निधि तो खुश होने के बजाय उल्टा मुझसे नाराज़ हो गई थी। उसने यही जिद लगाई कि उसे अकेले रहने की आदत है, वह किसी की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन अंदर ही अंदर ये चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैं जानना चाहता था आखिर निधि है कौन, वह सारा सारा दिन घर में क्या करती है। मैंने आंटी को पहले ही यह सब बता दिया था और उनको निधि की जासूसी करने के लिए अलग से पैसे देता था। काम के तीसरे ही दिन आंटी मुझे सब कुछ ओके ओके रिपोर्ट दी थी, मगर न जाने क्यों मुझे तसल्ली नहीं हो रहा था। मेरे दिल में एक आग सी लगी हुई थी। मैंने नोट किया था कि आंटी के आने के बाद अब निधि बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी। मैंने निधि से वजह पूछी थी तो उसने बिना किसी लगी लिपटी साफ साफ बता दिया था कि राकेश, मुझे घर के वे सारे काम अपने हाथों से करना बहुत अच्छा लगता है और ख़ास कर तो कपड़े धोना बहुत पसंद है। मैं नहीं चाहती कि वह आंटी आपकी या मेरे कपड़ों को हाथ भी लगाए। निधि ने यह साफ साफ कह दिया था। मेरा सारा शक ही निधि के उस सर्फ के डिब्बे की तरफ था। अब मेरे शक को वह और बढ़ा गई थी, जो मैं नहीं चाहता था। मैंने निधि से कह दिया कि आज से वह कपड़े खुद से धो लिया करेगी, बाकी के काम वह आंटी कर लिया करेंगी। निधि की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब वो एक बार फिर से निधि की रूटीन पहले जैसी हो गई थी। मैं ऑफिस से थका हारा हुआ घर आता तो मुझे निधि बाथरूम में बैठी कपड़े धोती हुई मिलती। मुझे निधि का घंटों इंतजार करना पड़ता। वो फिर आती, मुझे कुछ बोल प्यार के बोलती, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती तो मैं पिघल जाता। एक दिन शाम को मैं और निधि आंगन में बैठे चाय पी रहे थे जब मुझे चौकीदार ने बताया कि मेरा दोस्त रोशित आया है, जो निधि से मिलना चाहता है। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने निधि की तरफ देखा तो उसने अनजाना सा एहसास दिलाया। मैंने चौकीदार को कहा कि वह रोहित को यही आंगन में ले आए। रोहित आंगन में आया तो उसकी हालत बड़ी बेकरार सी थी। मैं उसको देखकर हैरान सा रह गया था। बिखरे बाल, उजड़ा हुलिया। मैं जल्दी से उठकर रोहित की तरफ बढ़ा था। उसने मुझे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा था। मैंने उसे कुर्सी पर बिठाया और वजह पूछी तो बोला कि राकेश, मैं भाभी के पास आया हूँ। फिर वह निधि से बात करता हुआ बोला, भाभी, आपको चारू का पता है? वह कहाँ गई है? आपकी और उसकी बहुत गहरी दोस्ती थी ना? वह कल रात से गायब है। मेरा बेटा माँ के लिए रो रो कर दीवाना हो गया था। मुझे वह कहीं भी नहीं मिल रही। उसने खत में साफ साफ लिखा है कि उसकी दोस्ती मोबाइल पर एक लड़की के साथ हो गई थी। वह उसी के साथ चली गई है।
इस खत में उसने डिवोर्स की नोटिस भी भेजी है, मगर ये मैं करने को तैयार नहीं हूँ। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। मेरी और उसकी तो लव मैरिज हुई थी। वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? मैंने देखा निधि का रंग बिल्कुल पीला पड़ चुका था। मैंने और निधि ने रोहित को समझा बुझाकर वापस भेज दिया था। उसके जाने के बाद मैंने निधि से पूछा, अगर उसे कुछ भी मालूम है तो मुझे सब कुछ सच सच बता दे। मगर मेरी बात सुनकर वह फूट फूट कर रो रही थी। उसने कहा कि मेरा यकीन करिए, मुझे नहीं मालूम चारू कहाँ चली गई। निधि के ऐसे व्यवहार ने मुझे झकझोर डाला था। अगर चारू कहीं चली गई थी तो उसमें ऐसी क्या बात थी जो निधि इतना घबरा गई थी? उसकी रंगत क्यों पीली पड़ चुकी थी? वह क्यों रो रही थी? ना चाहते हुए भी मुझे निधि पर शक होने लगा था। मेरे पास शक की वजह भी थी कि पूरे देहरादून में निधि की बस एक ही दोस्त थी, वह भी चारू थी। निधि के आगे पीछे तो कोई था भी नहीं। उसने चारू के घर को ही अपना मायका समझा हुआ था। आखिरकार खरबूजे खरबूजे को देखकर ही रंग बदल लेता है। क्या पता चारू के बाद अब निधि कहीं जाने वाली थी? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं खुद निधि पर शक करता और खुद बखुद निधि को उस शक से बेइज्जत बरी कर देता। मैं शायद मुश्किल दौर से गुजर रहा था। मैं काम वाली आंटी को निधि पर गहरी निगरानी करने को कह दिया था। मैं परेशान था। मैं निधि से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने नोट किया था वह मुझसे दूर दूर रहती थी। खैर 4-5 दिन के बाद मुझे आंटी ने रिपोर्ट दी थी कि निधि का करैक्टर ठीक नहीं लग रहा। ये बात सुनकर मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। ये कैसे हो सकता है? मेरी निधि, उसका किरदार खराब कैसे होगा? अगर उसमें कोई इस तरह का ऐब होता तो पूरी कायनात भी निधि के खिलाफ गवाही देता। मैं तब भी उसकी गवाही को झुठला देता। मगर अब मामला उल्टा था। हालात ऐसे ही बन चुके थे कि मुझे निधि पर शक करना ही पड़ा था। मैंने आंटी को साफ साफ कह दिया कि वह निधि पर गहरी निगरानी रखे। उन्होंने मुझे इंतज़ार करने का कह दिया था। अगले कई दिन वह चुप ही रही थी। सुबह के 5 बजे मैं जब कमरे से बाहर पानी पीने के लिए निकला तो मैंने आंगन में आंटी को पूजा करते हुए देखा था। मैं उनकी तरफ बढ़ा। वह पूजा खत्म करने के बाद उन्होंने आरती का धुआं फैलाया। मैंने उनसे बात किया, आंटी आप जिस भगवान की पूजा करती हैं उसी का वास्ता देकर पूछ रहा हूँ कि मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए। मुझे इस परेशानी से छुटकारा दीजिए। आंटी रोते हुए बोली, बेटा मैं उसी भगवान से डर कर अब तक चुप थी। मैं नहीं चाहती थी कि अनजाने में मुझसे कोई गलती हो जाए और मैं भगवान से शर्मिंदा हो जाऊं। मगर सच ये है कि तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक साबित हुआ। तुम्हारी पत्नी के किरदार में झोल जाल है। वह तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद बाथरूम में किसी आदमी से बात करती है, किसी को घर बुलाती है, किसी को जाने मन कहती है। कभी कहती है मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, कभी कहती है और मैं ज़्यादा। आंटी की बात सुन नहीं पाया। मैंने जल्दी से बोल पड़ा, बस आंटी आगे कुछ मत कहिए, मेरी मोहब्बत का भरम रहने दीजिए। मैं वहाँ से उठकर वापस अपने कमरे में आ गया। अपने जेब से पैसे निकाले और नीचे आ गया। आंटी ये पैसे आपके 2 महीने की तनख्वाह थी, आप ये पैसे रख लीजिए। सुबह बिना बताए यहाँ से चली जाना। वह कुछ कहना चाहती थी मगर मैं कुछ भी सुने बगैर अपने कमरे में आ गया। अगले दिन आंटी चुप से चली गई थी। मुझे निधि ने बताया था वह काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। मैं बस चुप ही रहा। अब मैं खुद ही निधि की जासूसी करने का फैसला कर लिया था। मेरे पास मेरे घर की एक सीक्रेट चाबी भी थी। मैं बहाने बहाने से कभी घर आता तो जितनी बार भी घर आया मैंने निधि को बाथरूम में कपड़े धोते हुए ही देखा। वह सर्फ का डिब्बा कभी उसके दाएं तरफ पड़ी होती तो कभी वह उसे सीने से लगाए बैठी होती। मैं पूरे घर का एक एक कोना छान मारा था। आखिर कभी न कभी तो ये रंगे हाथों पकड़ी जाएगी। इसी तरह 3 हफ्ते बीत चुके थे। आज भी मैं दबे पांव घर में दाखिल हुआ था। निधि बाथरूम में बैठी हुई थी, मगर आज वह चुप नहीं थी। वह किसी से बातें कर रही थी। हाँ हाँ, मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे, इतनी मोहब्बत के तुम सोच भी नहीं सकते। निधि की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं अपनी पूरी ताकत से चिल्ला गया था, निधि! वह मुझे देखकर घबरा गई थी। वह जल्दी से उठी और उस सर्फ के डिब्बे को वॉशिंग मशीन में फेंक कर मुझे डर से देखने लगी थी। मैंने पूरा वॉशरूम छान मारा था मगर वहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं था। मैं आगे बढ़कर उसे हाथ से खींचता हुआ कमरे में ले आया था। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ की बरसातें कर दी थी। बेहया, बेवफा, तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? मेरी आंखों में धूल झोंकने वाली औरत, मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की, तुमने मुझे क्या दिया? निधि रो रही थी, मैं भी रोया। मैंने उसे हाथ से पकड़कर घर से निकाल दिया और वह घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर दरवाज़ा बंद करके वहीं ज़मीन पर बैठकर मैं बहुत तेज़ रो रहा था। काश ऐसा ना हुआ होता, काश कि निधि बेवफा ना निकलती। मेरी सांस बंद होती जा रही थी और मैं कहता जा रहा था, निधि तुम बेवफा क्यों हो गई? अब तो रोना नसीब में ही लिख गया था।
मेरी हालत भी रोहित जैसी हो गई थी। बस फ़र्क इतना था कि चारू भाभी खुद गई थी और निधि के जाने से पहले ही मैंने उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था। मैं सारा सारा दिन घर से बाहर रहता, रात गए घर लौटता, मुझे अपने ही घर में अजनबी लगता, मुझे मेरा ही घर काट खाने को दौड़ता था। टाइम बीतता चला गया, मैं बहुत तकलीफ़ में था, किसी से सीधे मुँह बात तक नहीं करता था। मैंने लोगों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया था। मेरी बहन सुमन की कॉल आई थी, उसने निधि के बारे में बात की तो मैंने फ़ोन काट दिया। मैं नहीं चाहता था कि अपने कानों से मैं उस बेवफ़ा का नाम भी सुनूं, लेकिन जब उसे बेवफ़ा कहता तो मेरा दिल क्यों कांप जाता था। अगर वो बेवफ़ा नहीं थी तो वह किसके साथ मोहब्बत के दावे कर रही थी। मैं बहुत उलझा हुआ था। मुझे सपनों में वह नज़र आती थी, मेरा गिरेबान पकड़कर मुझसे हिसाब मांगती तो मैं परेशान हो जाता था। मेरे सर में गहरी सोच की वजह से दर्द रहने लगा था, मुझे चक्कर आने लगे थे। एक दिन मैं ऑफिस की सीढ़ियों में चकरा कर गिर गया था। मुझे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया बहुत उलझन की वजह से मेरे दिमाग का नस ब्लॉक हो गया था। इस हालत में मुझे किसी अपने की ज़रूरत थी। ना चाहते हुए भी मैंने सुमन को कॉल करके अपने पास बुलाया था। वह अपने 6 महीने के बेटे को लेकर मेरे घर आ गई थी। वह कुछ भी पूछे बिना मेरा ख्याल रखती थी, मुझे बातों में बिजी रखती थी, अपना बच्चा लाकर मेरे पास लिटा देती थी। उस बच्चे से भी मेरा काफ़ी दिल बहल जाता था। एक रात मुझे निधि फिर सपने में आ गई थी। वह रो रही थी, मेरे आँख खुल गई। मुझे भी रोते रोते न जाने क्या हो गया था। मैंने अपने कमरे में तोड़ फोड़ शुरू कर दी थी। सुमन भागकर मेरे पास आई। उसने मुझे सहारा देकर सोफे पर बिठा दिया, पानी पिलाया और बोली, भाई आज वक्त आ गया है, मुझे सब सच सच बता दीजिए, दिल का बोझ हल्का कर लीजिए। मैं भी किसी अपने के मुंह से ये बातें सुनने के इंतज़ार में था। मैंने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात मैंने सुमन को बता दिया था। मेरी निधि मुझे छोड़कर चली गई है। वह मेरी बातें सुनकर बिल्कुल हैरान सी हुई थी। वह बोली, निधि भाभी आपके साथ बेवफाई क्यों करेगी? उसकी बात सुनकर मैं चिल्ला उठा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे की तरफ भागा। मैंने अलमारी उलट पुलट कर देखी, सारे कपड़े बिखेर दिए, हर चीज़ चेक की। कुछ तो ऐसा होगा जो निधि को मुजरिम साबित करता होगा, मगर कुछ भी ऐसा नहीं था। मुझे उस सर्फ के डिब्बे का ख्याल आया। मैं भागकर वहाँ गया। सब कुछ वैसे का वैसा ही पड़ा था। मैंने सारे कपड़े उलट पुलट कर देखे, कहीं तो निधि का खुफिया मोबाइल होगा जिससे वह अपने आशिक के साथ बात करती होगी। मुझे तो मालूम था वो मोबाइल अपने साथ नहीं लेकर गई थी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने उसे घर से निकाला था वह खाली हाथ थी। अचानक मेरे दिमाग में वह सर्फ का डिब्बा आ गया। उसने मुझे देखकर वॉशिंग मशीन में फेंक दी थी। मैंने वॉशिंग मशीन खोलकर वह सर्फ का डब्बा वैसा क्या वैसा ही पड़ा था। मेरे आंखों के सामने वह सारा मंजर घूम गया था जब निधि उस सर्फ के डब्बे को अपने पास रखती थी, सीने से लगाए रखती थी। मैंने वह डब्बा ज़मीन पर पटक दिया। उस डब्बे का सारा सामान बिखर गया। उसमें वे सारे राज थे जो मुझे आज तक पता नहीं था। उस डिब्बे में मेरे दोस्त रोहित की और मेरे ससुर की, निधि की सहेली चारू की, इन सब की तस्वीर थी। रोहित और निधि की शादी की तस्वीर थी। पर मेरा सर घूम कर रह गया था, क्योंकि निधि ने मुझे आज तक नहीं बताया था कि वे शादीशुदा थी और उसकी तलाक भी हो गई थी। पर यह समझ नहीं आ रहा था, रोहित ने अब चारू से शादी कर ली थी और अब चारू भी रोहित को छोड़कर चली गई थी। ये सब राज खुलते ही मैं खुद नीचे ज़मीन पर बैठकर रोने लगा। मेरे हाथ काँप रहे थे, मेरा दिल रोकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था, निधि बेगुनाह है। और उसमें एक चीज़ और खुली। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी सांस ही थम गई हो। वो छोटे बच्चे के कपड़े थे और खिलौनों से भरी पड़ी थी। उसमें छोटी छोटी सी गुड़िया भी थी और छोटा सा गेंद भी था। रोने लगा था दहाड़े मारकर। मुझे मेरी निधि बहुत याद आ रही थी, मगर कुछ भी था जो मेरा दिल धक से रह गया था। मेरी लापरवाही और निधि की दिल की अधूरी ख्वाहिश मेरे रोने की वजह से सुनकर सुमन भागकर मेरे पास आई थी। वो मुझे गले लगाकर तसल्लियाँ दे रही थी, चुप करवा रही थी। सुमन, मैंने निधि को खो दिया, न जाने वह कहाँ चली गई है, पता नहीं किस हाल में होगी। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। मैं गुस्से और बेबसी से मिली जुली आवाज़ से बोला था। मैंने अपना सर जोर जोर से दीवार पर मारना शुरू कर दिया था। तब मुझे सुमन अपने घर ले गई और बोली, भाई आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ये सब किसी बच्चे की चीज़ है। उसकी बात सुनकर मैं हाँ में सिर हिला दिया था। सुमन, ये निधि के अरमानों का जनाजा है। मुझे मालूम नहीं था कि निधि को बच्चे की इस तरह ख्वाहिश होगी। वह एक गुड़िया को ही अपनी औलाद समझ बैठेगी। मैं तो उसे कुछ साल मांगे थे। मैंने उसे कहा था कि मेरा वापसी दिल्ली में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो मैं बच्चों के बारे में सोचूंगा। 5-6 साल बाद बच्चे की प्लानिंग करते हैं। मगर वो मेरी बात सुनकर सुमन रो रही थी और बोली, भाई आपने निधि को जिस दिन घर से निकाला था वह सीधा मेरे पास आई थी
उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया था। वह कहती थी कि मेरे तो माँ बाप भी नहीं हैं, तो मैं किधर जाऊंगी, मैं कैसे किसी को बताऊंगी कि मेरे पति ने मुझ पर शक किया और घर से निकाल दिया। मैंने उसे अपने पास रख लिया। वह भी आपकी तरह सारा दिन रोती रहती है। एक दिन रोते रोते उसने मुझसे कहा कि मैं डिवोर्स की नोटिस आपको भिजवा दूंगी। वह आपके साथ अब नहीं रहना चाहती थी। अब वो मेरे घर में मेरी सास के साथ मौजूद है। आप उसे मना लें। सुमन की बातें सुनकर मैं अजीब सी हालत में हो गया था। पछता रहा था, एहसास कर रहा था मुजरिम बन चुका था। मैंने उस पल को बर्दाश्त किया था। मैंने निधि से माफ़ी मांगने का इरादा कर लिया था। मैं सुमन के घर निधि के कमरे में दाखिल हुआ था। मेरी निधि उदास बैठी थी। निधि, आज तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया। एक तो तुम्हें औलाद की खुशी नहीं दी, ऊपर से तुम पर शक करने लगा। मुझे सोच सोच कर खुद पर गुस्सा आता गया। राकेश, मुझे भी आपसे एक बात करनी है। मैंने आपसे एक हकीकत छुपा कर बैठी थी। मैंने निधि से कहा कि तुम एक शब्द भी मत बोलो। मैं अब सब कुछ सच सच जान गया हूँ। तुम पहले रोहित की पत्नी थी और रोहित ने तुम्हें डिवोर्स दिया। असल में रोहित को अपने किए की सज़ा मिल गई है, क्योंकि जिसको वह दीवानों की तरह चाहता था वह भी उसको छोड़कर चली गई है। अब तुम ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। फिर निधि ने कहा कि मैं तो तुमसे सच्चा प्यार उसी दिन कर बैठी थी जिस दिन तुम मंदिर से मुझे लेकर आए थे। तुम मुझे दीवानों की तरह मोहब्बत करते थे, लेकिन मुझे भी आपकी मोहब्बत का सबूत चाहिए था। मुझे एक बच्चा चाहिए था जो मुझे माँ कहकर पुकारता और तुम्हें पापा कहकर बुलाता। रोहित से तो मेरे पापा ने शादी कर दी थी, लेकिन रोहित तो शुरू से ही चारू से मोहब्बत करता था, इसलिए उसने मुझे कभी नहीं अपनाया था और मैंने इसलिए रोहित से डिवोर्स लिया था। और चारू भी मेरी बहन जैसी थी, लेकिन वह एक गलत औरत निकली। बच्चा होने के बाद भी रोहित को छोड़ दिया। वह रो रही थी किस तरह मेरे एक गलत फैसले ने निधि की ज़िंदगी तबाह कर दी थी। मैं उसे घर ले आया। मैंने अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैं अब उसका भरम नहीं तोड़ना चाहता हूँ। निधि को मैं डॉक्टर के पास ले गया था। मैंने उसका इलाज करवाया, दिमाग के डॉक्टर को भी उसको दिखाए। मुझे यकीन है जिस दिन हमारे घर में नन्हा मुन्ना फूल खिल जाएगा, निधि सब कुछ भूल जाएगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।